नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। ओमिक्रॉन की तेज रफ्तार लेकिन धीमा है वार। जी हां, ओमिक्रॉन ने 30 से ज्यादा देशों को अपनी चपेट में ले लिया है। सटीक आंकड़े की बात करें तो 35 से ज्यादा देशों में ओमिक्रॉन के मामले सामने आ चुके हैं। भारत में भी इसकी रफ्तार लोगों को डरा रही है। ओमिक्रॉन में डेल्टा के मुकाबले ज्यादा म्यूटेशन पाए गए हैं। इसकी संक्रामक क्षमता भी डेल्टा से ज्यादा है। भारत में इस वेरिएंट के करीब 20 से ज्यादा मामले मिल चुके हैं। वायरस पर कंट्रोल करने के लिए आज कोरोना वैक्सीनेशन पर बने नेशनल टेक्निकल ग्रुप की बैठक होनी है, जिसमें इसमें बच्चों के वैक्सीनेशन और बड़ों को एडिशनल डोज लगाने पर चर्चा होगी। अगर अक्टूबर 2021 में सामने आई कनाडा की एक स्टडी की बात करें तो पिछले सभी वेरिएंट की तुलना में डेल्टा वेरिएंट से हॉस्पिटलाइजेशन का खतरा 108%, आईसीयू में जाने का खतरा 235% और मौत का खतरा 133% बढ़ा था। वहीं विश्व में फैल रहे नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से किसी की मौत का मामला सामने नहीं आया, लेकिन ओमिक्रॉन की संक्रामक क्षमता दुनिया भर में लाखों लोगों की मौत की वजह बने डेल्टा से कहीं ज्यादा दिखाई दे रही है। यही वजह है कि विशेषज्ञ इस बात पर चिंता जाहिर कर रहे हैं। तेलंगाना के बोम्बलकल में चलमेडा आनंद राव इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के 43 स्टूडेंट कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। करीमनगर के मेडिकल हेल्थ ऑफिसर ने इसकी जानकारी दी है। सभी छात्रों को क्वारंटीन कर दिया गया है और डॉक्टर्स की एक टीम निगरानी कर रही है, इलाज कर रही है। अगर छात्रों में नए वेरिएंट की तस्दीक होती है तो स्वास्थ्य विभाग को बड़ी चुनौती का सामना करना होगा। आपको बता दें कि इस मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर सतवीर चौधरी जुड़ गए हैं, पूर्व डीजी हैं हेल्थ सेक्टर के। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद यश खुराना जी, और आपका और आपकी चैनल का इसलिए भी धन्यवाद कि आपने बिल्कुल समय पर जागरूकता बढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम रखा। ये काम तो सरकार का है जागरूकता बढ़ाना, लेकिन आप जैसे अच्छे अच्छे न्यूज चैनल जो है ना ये काम कर रहे हैं। और आपने बहुत अच्छा शुरू में इंट्रोडक्शन दिया, बताया कि ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है वो कितना खतरनाक है, कितना ज्यादा आगे है। ये तो एक मोटी बात है कि जो भी नया वेरिएंट आएगा पिछले वाले वेरिएंट से बेहतर ही होगा, मतलब वायरस के लिए बेहतर होगा, हमारे लिए खराब होगा। ये तो चोर और सिपाही की लड़ाई है। चोर नए नए चीजें इजाद करता है, सिपाही और पुलिस उसको पकड़ने के नए नए तरीके इजाद करती है। तो कोई भी वायरस हो, चाहे कोई मच्छर हो, चाहे कोई मक्खी हो, चाहे कोई बैक्टीरिया हो, वो अपने आप में बदलाव लाता है इसलिए कि वो बच सके। हमारी जो शातिर चालें हैं उसको मारने के लिए, उनको बचने के लिए। जैसे मैं पुरानी उदाहरण देता हूं कि मच्छर जब पहले शुरू में जब मलेरिया प्रोग्राम आया था तो डीडीटी से ही मच्छर मर जाया करता। फिर उसके बाद बीएचसी स्प्रे करनी शुरू करी, उसके बाद मेलाथोन स्प्रे करनी शुरू करी, टेमीफॉस की, पैरिथिन की, परमेथ्रिन की, डेल्टामेथ्रिन अब कर रहे हैं। अब साइक्लोमेथ्रिन से भी मच्छर नहीं मरता। और मच्छर ने और वेरिएशन कर ली है। पहले तो मच्छर गर्मी में बरसात में होता था, अब आजकल की ठंड में भी दिल्ली में, चंडीगढ़ में आपको मच्छर मिल जाएगा। तो मच्छर ने जैसे अपनी वेरिएशन की है, जैसे चींटी कॉकरोच वेरिएशन करती है, मक्खी वेरिएशन करती है, उसी प्रकार से हर बैक्टीरिया वायरस म्यूटेशन करता रहेगा और नए नए वेरिएंट आते रहेंगे। जो भी नया वेरिएंट आएगा पुराने से ज्यादा खतरनाक होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो हमारा वैक्सीन है वो चाहे वो पुराने वायरस के अगेंस्ट बना हुआ है, लेकिन वो मिलते जुलते वेरिएशन होते हैं ज्यादातर। तो ज्यादातर केसेस में वैक्सीन इफेक्टिव होता है। कितना इफेक्टिव होता है ये कहना मुश्किल है। पुराने वेरिएंट पे तो पूरा इफेक्टिव होगा, इस पे शायद कम इफेक्टिव हो, ये बात आ सकती है बीच में। मतलब ये मानकर चलें कि जो हमारा टीका है वो प्रभावी है इस कोरोना के नए वेरिएंट के सामने। कितना प्रभावी ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ ना कुछ प्रभावी जरूर होगा, क्योंकि मिलते जुलता ही वायरस है, ये वेरिएशन ही कर रहा है ना, तो कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर छोड़ेगा। उतनी मॉर्टिलिटी नहीं होगी जितनी बिना वैक्सीन लगे लोगों को होगी। ये तो पक्की बात है। ये समय ही बताएगा कि कितना इफेक्टिव हुआ। एक मैं और बात कहना चाहता हूँ, हरियाणा में कहावत है कि जब 13वीं हो जाती है ना, 13वीं के बाद कोई घर बैठने नहीं आता। 13वीं के बाद हम भूल जाते हैं कि ये भी कोई चीज थी।
तो ये ग्रीक अल्फाबेट्स हैं, अल्फा, बीटा, गामा, ये ओमिक्रॉन 15वां शब्द है उसका। 13 शब्द तो निकल चुके पहले, यानी कि भारत में और हरियाणा में तो हमने इसकी कोरोना की तैयारी कर चुके हैं। हम तैयारी के बाद ये वेरिएंट आया है, तो हमें पॉजिटिव एस्पेक्ट लेना चाहिए, हमें खौफ नहीं क्रिएट करना चाहिए। सावधानी जरूर बरतनी है, लेकिन खौफ और डर क्रिएट नहीं करना है। हमें सारी सावधानी बरतनी है। आफ्टर ऑल ये दुश्मन है और दुश्मन खतरनाक है, पहले वाले दुश्मन से ज्यादा खतरनाक है, तो हमें पूरी सावधानी बरतनी है, लेकिन डरना और खौफ नहीं करना, क्योंकि हम तैयारी पहले कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, सावधानी सबको पता है, सावधानी बहुत जरूरी है। सामाजिक दूरी का पालन करना, मास्क का उपयोग करना और ज्यादा करीबी से ना चलना, लोगों से ना मिलना, हाथों को बार बार सैनिटाइज करना, इस तरह की सावधानियां है। लेकिन जिस तरह से ये जानकारियां लगातार सामने आ रही है, पिछले 1 से 1.5 साल के भीतर की अलग अलग देशों में अलग अलग म्यूटेट होते हुए कोरोना वायरस की उत्पत्ति हो रही है। ऐसे में अगर ये मान के चले क्या कभी भी कोरोना खत्म नहीं होगा, इसी तरह के समय के साथ म्यूटेट होता रहेगा अपने आप को पैदा करने के लिए, जिंदा करने के लिए? कोशिश जरूर करता रहेगा वायरस, लेकिन हिस्ट्री गवाह है, हमने प्लेग को खत्म किया, हमने चेचक को खत्म किया, हमने पोलियो को लगभग खत्म कर दिया। बहुत सी वायरल बीमारियां हैं जो वैक्सीन से खत्म हुई हैं। पोलियो तो एक रिसेंट उदाहरण है। तो वही बात है कि हम कितने कारगर हैं, हम कितने सावधान हैं, हम कितना हम स्टेप लेते हैं, उस पर डिपेंड करता है। वायरस अपनी तरफ से अपनी कोशिशें करता रहेगा, अपने आप को मजबूत करने के लिए, अपने आप को ज्यादा विजिलेंट बनाने के लिए, अपने आप को ज्यादा इन्फेक्टिव बनाने के लिए। उधर आदमी जो है उसको मारने के लिए और उस पर काबू करने के लिए अपने एफर्ट करता रहेगा। कौन ज्यादा एफर्ट करेगा, कौन ज्यादा प्रयास करेगा, कौन ज्यादा सावधानी बरतेगा, उसके हिसाब से जीत होगी। पहले हमने बहुत सारी बीमारियों पे जीत पाई है, जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया, चाहे टेटनस की बात कर लो, ये तो बहुत ही माइल्ड वायरस है। एड्स की बात कर लो, 20 साल पहले एड्स का जो भयानक रूप था वो आज नहीं है। टेटनस का जो बैक्टीरिया होता है उसके लिए तो बहुत ज्यादा पानी को उबालना पड़ता था, 20 मिनट तक हम उबालते थे, तब जाकर उसके स्पोर मरते थे। ये तो ऐसा वायरस है 24 घंटे अगर धूप में रख दो तब भी मर जाता है, और सिंपल से एंटीसेप्टिक से मर जाता है, बार बार हाथ धोने से भी नहीं फैलता। लेकिन खतरा ये है कि 3 तरह के संक्रामक रोग होते हैं बेसिकली। एक होते हैं जो वेक्टर के माध्यम से फैलते हैं, मच्छर मक्खी के माध्यम से। दूसरे होते हैं जो पानी के माध्यम से फैलते हैं, जैसे पोलियो है, टाइफाइड है, हैजा है। तीसरे होते हैं जो हवा के माध्यम से फैलते हैं। तो इन तीनों को बचाव करना, हवा के माध्यम से फैलना जैसे टीबी हो गई, फ्लू हो गया या कोरोना हो गया, इन तीनों का बचाव करना सरकार की जिम्मेवारी है। क्योंकि अगर सरकार साफ पर्यावरण भी नहीं दे सकती, सरकार पर्यावरण के साथ स्वास्थ्य लिंक्ड है, क्योंकि पर्यावरण साफ नहीं है। अभी तो हम पिछले 2-3 साल से 4 साल से उसी से उबर रहे थे कि पर्यावरण साफ नहीं है, स्मॉग हो रहा है, कोई कहता था किसानों के कारण हो रहा है, कोई कह रहा है फैक्ट्री के कारण हो रहा है। अब हमारे वातावरण में एक ये वायरस और फैल गया है हवा में। तो बेसिकली ड्रॉपलेट से फैलने वाला रोग, जो हवा से फैलने वाला रोग है, ये पानी जनित और जो वेक्टर जनित रोग हैं उनसे तेजी से ज्यादा तेजी से फैलते हैं, इसलिए इनका खतरा ज्यादा है। और आपने देखा ही है, लोगों ने भुगता है कि लॉकडाउन में कितनी कठिनाइयां आई हैं, इकोनॉमी का कितना नुकसान हुआ है। अब हमें वायरस के साथ रहना सीखना पड़ेगा। वायरस तो रहेगा ही, अब साल रहेगा, 2 साल रहेगा, 3 साल रहेगा, तो वायरस से डर के हम घरों में कैद नहीं हो सकते। लेकिन सावधानी हमें जरूर इस्तेमाल करनी, गैर जरूरी घर से बाहर न निकले। जो शादी समारोह हैं, डेथ के समारोह हैं, सिंपल किए जाएं, कम लोगों के किए जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाए और बंद कमरों में ना किए जाएं। एक और फैशन है, पिछले 2 साल में कम जरूर हुआ है, कि मीटिंगें बुला ली जाती हैं। डिप्टी कमिश्नर भी मीटिंग बुलाता है, चीफ सेक्रेटरी भी मीटिंग बुलाता है, सीएम भी मीटिंग बुला लेता है। मीटिंग में निकलता कुछ है नहीं, चाय पानी पी के चले जाते हैं, और जो इंस्ट्रक्शन देनी होती है वो तो आप वैसे भी दे सकते हो। अब जैसे मैं लोगों को जागरूक कर रहा हूं आपके माध्यम से, आप जागरूक कर रहे हैं, तो हम जा तो नहीं रहे ना लोगों के पास, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हम जागरूक कर रहे हैं। इसी प्रकार ज्यादा से ज्यादा मीटिंग, चाहे जिला स्तर पर डिप्टी कमिश्नर की हो, किसी भी ऑफिसर की हो, या स्टेट में चीफ सेक्रेटरी की हो, मुख्यमंत्री की हो, किसी की भी हो, ज्यादा से ज्यादा बैठ। बिल्कुल, सभी राज्य सरकारें भी अप्रत्यक्ष रूप से संदेश देने का काम कर सकती है। प्रदेश और
प्रदेश सरकार का अगर स्वास्थ्य ढांचे की बात करें तो फिलहाल आप किस स्तर पर स्वास्थ्य ढांचे में मजबूती देख रहे हैं? प्रदेश सरकार कह रही है ढांचे में कि हम बेहतर हैं, हम तैयार हैं। बहुत ज्यादा सुधार करने की जरूरत है। और इसमें भी यहां पर भी मैं उदाहरण देता हूं आपको कि जो नेता हैं या जो ऑफिसर्स हैं वो एग्जाम्पलरी उनको होना चाहिए, उनका व्यवहार। उनको खुद मास्क सबको पहनना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए, ज्यादा मीटिंग नहीं बुलानी चाहिए। होता क्या है, जब हमारे स्वास्थ्य मंत्री महोदय को चोट लगती है तो अम्बाड़ा जिले में 2 मेडिकल कॉलेज हैं इस टाइम। आदेश है, मुलाना में कॉलेज है, आदेश मेडिकल कॉलेज है। 2 मेडिकल कॉलेज होते हुए उनका उपचार मोहाली में जाकर मैक्स हॉस्पिटल में होता है। मुख्यमंत्री महोदय जब बीमार होते हैं तो मेडिकल कॉलेज रोहतक, पीजीआई मेडिकल एमएस रोहतक को छोड़कर मेदांता में जाके उनका इलाज होता है। तो इससे 2 चीजें लोगों के जहन में आती हैं, या तो हमारे रोहतक में और सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं नहीं है, या तो ये बात है, या इन सुविधाओं पे हमारे राजनीतिक आदमियों को, नेताओं को विश्वास नहीं है। दोनों में से जो भी बात है, चाहे विश्वास नहीं है, चाहे सुविधाएं नहीं है, सुविधाओं में सुधार होना चाहिए। ये सुविधाएं राष्ट्रीय स्तर की होनी चाहिए। क्यों प्राइवेट अस्पताल हमारे सरकारी अस्पतालों से आगे निकले? हमारे अस्पताल प्राइवेट अस्पतालों से बेहतर होने चाहिए। मतलब बहुत बेहतरी करने की जरूरत है, चाहे बात प्रदेश सरकार की हो चाहे केंद्र के स्तर पर हो। डॉक्टर साहब, एक पहलू को लेकर मैं आपसे बात करना चाहता हूं। ये इस पहलू पर चर्चा करना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि अलग अलग देशों में ओमिक्रॉन के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन मौत का मामला ओमिक्रॉन की वजह से सामने अब तक नहीं आया है और हमारे देश में भी 20 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। मानकर चलें कि ये जो नया वेरिएंट है ये तेजी से लोगों को इन्फेक्ट तो कर रहा है, इन्फेक्शन रेट इसका ज्यादा है, लेकिन ये जानलेवा नहीं है। नहीं, जानलेवा ये अभी जल्दी है, नहीं कह सकते हम। उससे ज्यादा जानलेवा कितना है ये नहीं कह सकते हम। नेचुरली नया वेरिएंट जब भी आएगा पुराने वाले से ज्यादा खतरनाक होगा, ये मानने की बात है जी। ये ज्यादा खतरनाक अभी तक प्रूव नहीं हुआ, लेकिन पहले वाले से माइल्ड नहीं होगा, ये पहले वाले से ज्यादा खतरनाक होगा ही होगा, ज्यादा जल्दी फैलेगा और ज्यादा खतरनाक होगा। ये नेचुरल सी बात है। कितना ज्यादा होगा ये कहना बहुत मुश्किल है। और इलाज वही है, सावधानी है, गैर जरूरी घर से बाहर ना निकलें, गैर जरूरी बैठक न करें, बैठक कमरों में न करें, बार बार हाथ धोएं और मास्क पहने और उचित दूरी रखें। ये सावधानी सबने बरतनी है क्योंकि ये वायरस में तो यहाँ रहना ही है। अब हमें वायरस के साथ ही रहना सीखना पड़ेगा, अपना व्यवहार उसके हिसाब से बदलना पड़ेगा। जी, सतबीर चौधरी जी, जो स्टडीज सामने आ रही है, जो रिपोर्ट सामने आ रही है कि ये जो घातक संक्रमण है, ये जो नया वेरिएंट है, ये लंग्स पर सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है, इस बात से क्या आप सहमत हैं? जो स्टडीज सामने आ रही है, जो इनिशियल इंफॉर्मेशन सामने आ रही है। मैं बिल्कुल सहमत हूं, इनिशियल इंफॉर्मेशन यही है, लेकिन ये टेक्निकल बातों में आम लोगों को हमें ज्यादा उलझाने की जरूरत नहीं है। हमें आम लोगों को तो सिर्फ सावधानी बरतनी है और ये समझना है कि पहले वाले से ये ज्यादा खतरनाक है। बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है, खुशी की बात है। कोई मृत्यु नहीं हुई, खुशी की बात है। चाहे उसका कारण हमारा वैक्सीनेशन हो, जिन लोगों को भी इन्फेक्शन हुई है वो सभी पहले वैक्सीनेटेड हों, वैक्सीनेशन होने के कारण उनकी इम्यूनिटी थोड़ी बहुत थी। और जब दूसरी लहर जब आई थी उस समय बहुत से लोग वैक्सीनेटेड नहीं थे। दूसरी लहर में हमने देखा किस तरह से लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, बेड नहीं मिल रहे थे, गंगा पे लाशें तैर रही थी, और क्या जो बुरा हाल हम लोगों ने देखा है। ऐसा आलम दोबारा ना हो, इसका तरीका सिर्फ यही है कि हम पूरी सावधानी बरतें। सावधानी ही इसका बचाव है जी। क्योंकि कोई भी वायरस बीमारी है, वायरस बीमारी को मारने का कोई हमारे पास इलाज नहीं है अभी तक। कोई ऐसा एंटीबायोटिक, कोई ऐसी चीज नहीं है जो वायरस शरीर में घुस जाए तो उसको मार सके। जब एक बार वायरस शरीर में घुस जाता है तो फेफड़ों को और जहां जहां उसने इन्फेक्शन की है वहां पर घुस गया है तो उसको मारा तो जा नहीं सकता। सिर्फ 6 दिन 7 दिन मरीज को जिंदा रखा जा सकता है। 6 दिन 7 दिन मरीज जिंदा रहेगा तो वो बच ही जाएगा, और 6-7 दिन में अगर उसको दिक्कत होएगी तो वो ऊपर चला जाएगा। तो 6-7 दिन जरूरी है। वायरस को मारने की अभी कोई कारगर दवाई हमारे पास नहीं है जी। और बात करें इस पहलू को लेकर कि इस नए वेरिएंट के सामने हमारा टीका कम प्रभावी है लेकिन प्रभावी है, ये बात हम कह सकते हैं।
तो क्या ऐसे में आप मानते हैं कि हमें एक और नए टीके का इजाद करने की आवश्यकता है, जरूरत है? बिल्कुल जरूरत तो है, लेकिन खतरा ये है कि ये नए रूप में आ जाएगा। अब तो ओमिक्रॉन आया है, हो सकता है कि 2 महीने के बाद और वेरिएशन कर ले। वो वायरस भी चुप नहीं बैठेगा, ये सोचने की बात है। जैसे 2 देशों में युद्ध हो रहा होता है तो एक दुश्मन अपनी चाल चलता है, दूसरा दुश्मन अपनी चाल चलता है। तो ओमिक्रॉन जो वायरस है कोरोना का, वो इस समय मानवता का दुश्मन है। वो अपने नए रूपों में आता रहेगा। अब हम ओमिक्रॉन के खिलाफ नेचुरली हम वैक्सीन, जो नए वैक्सीन बनेंगे उसमें ओमिक्रॉन को भी इफेक्टिव होंगे, लेकिन ये नए वेरिएशन में आ जाएगा, उस पर शायद ना इफेक्टिव हो। जैसे मैंने कार्यक्रम के शुरू में आपको मच्छर का उदाहरण दिया था कि मच्छर पे अब डीडीटी बीएचसी बिल्कुल असर नहीं कर रही, मेलाथोन असर नहीं कर रही, और नए नए एंटी जो इन्फेक्शन के लिए, मारने के लिए नई नई चीजें इस्तेमाल करनी पड़ रही हैं। इसी तरह जो फसलों में पौधों को जो रोग लगते हैं, उनमें भी यही बात है। जो नया कीड़ा वेरिएशन करता है, उस पर वो पुरानी दवाई असर नहीं करती। 2 साल बाद किसान कहता है जी वो दवाई अब असर नहीं कर रही। चाहे उसके लिए दोनों जिम्मेवार हैं, किसान भी जिम्मेवार है, फसल भी जिम्मेवार है। इसी तरह यहाँ पर भी हम भी जिम्मेवार हैं और वायरस भी जिम्मेवार है। तो ये भविष्य में इसकी और वेरिएशन आएंगी, कितनी आएंगी, कब आएंगी, कैसे आएंगी, ये कोई नहीं बता सकता। हो सकता है ज्यादा माइल्ड आए या ना आए, ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें पूरी सावधानी बरतनी है। अगर अतीत में देखें, इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें, क्या उसमें ये पाया जाता है कि जितनी भी महामारियां हर 100 साल के बाद आई है, उसमें भी वायरस में म्यूटेशन देखी गई थी? हाँ, सब में म्यूटेशन देखी गई थी, लेकिन ये पैंडेमिक है। फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार के बाद तीसरी सबसे बड़ी आपदा ये आई है कोरोना की। पहले हम इस सदी में ये कहते थे फर्स्ट वर्ल्ड वार से पहले ये हुआ, सेकंड वर्ल्ड वार से पहले ये हुआ। अब जो नई हिस्ट्री जब लिखी जाएगी तो ये कहा करेंगे कि कोरोना से पहले की जिंदगी ऐसी थी, कोरोना के बाद की जिंदगी ऐसी है। ये एक बहुत बड़ी महामारी है, पैंडेमिक है, पूरे देशों में, सब देशों में फैला है, लगातार 2 साल से कहर मचा रहा है। तो एक बड़ी बीमारी है। पहले जो बीमारियां आती रही हैं, कोई जैसे सार्स है, वो कुछ साल 2 साल चल करके फिजल आउट हो जाती थी। ये फिजल आउट हो नहीं रही क्योंकि सारे शरीर में, सारे देशों में फैल चुकी है। कहीं ना कहीं कोई वायरस कहीं ना कहीं से म्यूटेशन कर लेता है। एक दिन में ही, 1 महीने में, 2 महीने में सारे वायरस जब खत्म कर दिए जाएंगे तब बीमारी खत्म होगी। वो अभी संभव नहीं लग रहा आज की डेट में, क्योंकि इतने सारे देश हैं। किसी देश में किसी स्तर पर है वायरस, किसी देश में किसी स्तर पर वैक्सीनेशन है, बहुत सारी वेरिएशन है, जेनेटिक वेरिएशन है, लोगों की इम्यूनिटी की वेरिएशन है। कहीं लोग मांसाहारी हैं, कहीं शाकाहारी हैं, कहीं कुछ खाते हैं, कहीं कुछ सुविधाएं लेते हैं। तो क्योंकि सारा संसार इन्वॉल्व है, इसलिए बहुत जल्दी ये खत्म होने वाली बीमारी नहीं है। क्या ये मानकर चलें कि ये जो नया वेरिएंट है, ओमिक्रॉन नया वायरस है, इसकी वजह से तीसरी लहर देश में आ सकती है? आ सकती है, लेकिन मेरा निजी मानना यह है कि चांसेस कम है, लेकिन आ सकती है डेफिनेटली। अगर हम प्रिकॉशन नहीं लेंगे, सावधानियां नहीं लेंगे, तो तीसरी लहर अगले 15 दिन में, 20 दिन में या महीने में आ सकती है, अगर सावधानी नहीं ली जाएगी। लेकिन अगर हम सावधानी लेते रहेंगे तो वायरस का जो प्रोपेगेशन है, जो वायरस तेजी से फैल रहा है, वो रुक जाएगा, आगे नहीं जाएगा, तो अपने आप तीसरी वेव नहीं आएगी। शुरू में पकड़ना बहुत आसान है, बाद में पकड़ना बहुत मुश्किल है। अभी शुरुआत है, अभी शुरुआत में काबू करना ज्यादा आसान है, लेकिन होता उल्टा है। जब सांप निकल जाता है तब हम लकीर पीटते हैं, वो गलत बात है। शुरू में ज्यादा प्रिकॉशन होनी चाहिए। अगर हम ज्यादा भी प्रिकॉशन ले लें तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे घर में बारात आनी है, 50 बाराती आने हैं, तो आप 100 आदमियों को खाना खिलाते हो। सरकार को चाहिए कि सुविधाएं बहुत ज्यादा बढ़ाई जाएं। पिछले साल निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया था, उसमें स्वास्थ्य को केवल 1.37% जीडीपी का पैसा दिया गया था, और उसी पैसे में 2,30,00,000 करोड़ जो बजट था, उसी में स्वच्छता का पैसा भी डला हुआ था, उसी में वैक्सीनेशन का पैसा भी डला हुआ था। तो एक मौका था कि हेल्थ डिपार्टमेंट का बजट बढ़ाया जाए, लेकिन बढ़ाया नहीं गया।
वैसे तो इंटरनेशनली बहुत से देश हैं जहां 12% से ज्यादा टोटल बजट का हेल्थ पर खर्च होता है, लेकिन भारत में 10 साल पहले एक एक्सपर्ट ग्रुप ने ये रिकमेंडेशन दी थी कि हेल्थ का 6% पैसा हेल्थ पे इस्तेमाल होना चाहिए। 6 नहीं करो आप 3 कर लो, आप 3 नहीं करते 1.5 कर लो। तो हमारा बजट तो 1.5% भी नहीं था। तो इतने छोटे बजट से किस प्रकार आप ये मान सकते हो कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा? कहने के लिए आप जरूर कह दो जी 30 एम्स बना दिए, 15 बना दिए, 20 बना दिए, 21 बना दिए, मेडिकल कॉलेजों में सुधार कर दिया, हर जिले में मेडिकल कॉलेज बना दिए, लेकिन जब तक उनका स्तर अच्छा नहीं होगा, जब तक उनको सुविधाएं नहीं मिलेगी, तब तक कुछ नहीं होगा। अब आज की ही बात है, मैं पढ़ रहा था कि कल जो डॉक्टर्स हैं करनाल में एजुकेशन कर रहे थे, आज सुबह भी एजुकेशन कर रहे थे कि डॉक्टरों के पोस्ट ही नहीं भरे हुए, और जो भरे हुए हैं वो माल डिस्ट्रीब्यूशन है। शहरों में डॉक्टर लगाए हुए हैं, गांव में जहां जरूरत है वहां लगाए नहीं हुए। यही हाल एएनएम और स्टाफ नर्स का है, यही फार्मासिस्ट का है। और जो कॉन्ट्रैक्ट पर कोरोना के समय में एएनएम, फार्मासिस्ट, क्लास 4 ड्राइवर रखे गए थे, उनको ज्यादातर को हटा दिया गया है। बिल्कुल, यहाँ पर बजट बढ़ाने की भी जरूरत है और यहाँ पर हर स्तर पर बेहतरी करने की जरूरत है। चूंकि आज जिस तरह की चुनौती का हम सामना कर रहे हैं उसमें बजट भी बहुत मायने रखता है, सरकार का विजन भी बहुत मायने रखता है, सरकार की सोच भी बहुत मायने रखती है, और सरकार ग्राउंड लेवल पर कितना काम कर रही है, उसका कितना इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, वो भी बहुत मायने रखता है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए इस खास चर्चा में। चलिए फिलहाल मुझे भी दीजिए इजाजत, देखते रहिए हरियाणा न्यूज।